हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि क्लास 6 आने वाली है जिसमें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में क्या-क्या चीज़ें होंगी। हम गोल्जी एपरेटस नहीं डिस्कस कर रहे हैं। गोल्जी एपरेटस हम इसके बाद करेंगे। पहले हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को ढंग से समझ लेते हैं। तो हमें सबसे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस तरीके से प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा जो भी सिग्नल पेप्टाइड हाइपोथेसिस है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और अगर कुछ प्रोटीन्स हैं जो ईआर की मेम्ब्रेन में ही उन्हें इंसर्ट होना है तो वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस तरीके से इंसर्ट होते हैं, ये भी आज डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम ईआर टू गोल्जी एपरेटस। और जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तब नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो आज की क्लास में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स से पहले का सारा कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में देख रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है और क्या-क्या इसके अंदर इंक्लूडेड होता है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आते हैं जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं। बस इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। कुछ ही हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं, जैसे कि हम बोलें तो न्यूक्लियर एनवेलप से ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अलावा इसके अंदर ईआर इंक्लूडेड होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा लाइसोसोम्स इंक्लूडेड होते हैं और लाइसोसोम्स के अलावा आपको वैक्यूल्स भी मिलेंगे तो वो भी इसका पार्ट होते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट कंसीडर होता है। यहाँ पे जो चीज़ इंक्लूड नहीं होती वो भी मैं आपको बता दूं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों ऑर्गेनल्स हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड, बट ये दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें कि किस तरीके से प्रोटीन्स जो हैं ईआर की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक पाथवे होता है जिसे हम बोलते हैं सिक्रीटरी पाथवे। सिक्रीटरी पाथवे, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये पाथवे बेसिकली सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी, जैसे एक सेल है, इसने कुछ चीज़ बनाई, उस मटेरियल को इसे बाहर भेजना है तो उसे सिक्रीशन बोलते हैं। तो उसके लिए जो भी पाथवे होता है वो उसे सिक्रीटरी पाथवे बोला जाता है। ये बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट होता है क्योंकि सिक्रीशन हम जनरली पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स का करते हैं। तो प्रोटीन कहाँ बनेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फ्री राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में हैं वो भी प्रोटीन बनाते हैं, बट वो सिक्रीटरी पाथवे के लिए, सिक्रीशन के लिए प्रोटीन कभी नहीं बनाते। वो सिर्फ और सिर्फ अंदर के जो भी सेल के अंदर यूटिलाइजेशन के लिए ही प्रोटीन बनाते हैं। तो वो क्लियर होना चाहिए आपको। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये पूरी प्रोसेस पाथवे शुरू होगा। इसके अलावा गोल्जी जाएगा और गोल्जी के बाद सिक्रीटरी वेसिकल्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे ये वेसिकल्स और उसके बाद वो सिक्रीशन हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है कि जो भी प्रोटीन्स हैं ईआर के अंदर जो भी बन रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो बेसिकली इस तरीके से बनते हैं। जैसे ये राइबोसोम है ईआर की मेम्ब्रेन के अराउंड, तो इसके अंदर प्रोटीन इस तरीके से अंदर जाता है और उसके ल्यूमेन में वो प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग वगैरह होती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब क्या होता है कि अगर सिक्रीटरी प्रोटीन है, यानी किसी प्रोटीन को सिक्रीटरी वेसिकल्स के थ्रू सेल से बाहर निकालना है, तो उसके लिए कुछ उसके ऊपर सिग्नल सीक्वेंस होता है। ये सिग्नल सीक्वेंस बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि वेदर द प्रोटीन हैज टू बी रिटेन्ड इनसाइड द ईआर और हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी एपरेटस और टू द लाइसोसोम्स। तो वो डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर किस टाइप का सिग्नल है, उसके अकॉर्डिंग उसे भेजा जाएगा।
अब ये जो भी सिग्नल होता है ये किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होती है और किस तरीके से ये प्रोटीन को लोकलाइज करता है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सिक्रीटरी पाथवे कैसा दिखता है वो आपको दिखा दूँ। तो इस तरीके से आपको सिक्रीटरी पाथवे देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या हो रहा है, कहाँ से ये पूरी प्रोसेस शुरू हो रही है, तो यहाँ जहाँ मैंने 1 लिखा यहाँ से प्रोसेस शुरू होती है। तो न्यूक्लियस है, उसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर वो प्रोटीन जो भी बने वो प्रोटीन वेसिकल्स की फॉर्मेट में जाएंगे गोल्जी एपरेटस के पास इस डायरेक्शन में। अगर गोल्जी एपरेटस को लगता है कि वो प्रोटीन ईआर रेजिडेंट है, मतलब कि उसे ईआर में जाना चाहिए था, तो उसे वापस से यहाँ ईआर में भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो भी डिफरेंट फेसेस होते हैं गोल्जी एपरेटस के, उनके बीच ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं जिसकी मदद से वो प्रोटीन को आगे भेजा जाता है। एंड फिर एंड में उसे सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर पैक करके उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करवा के मटेरियल को बाहर भेज दिया जाता है। या फिर अगर वो प्रोटीन लाइसोसोम में भेजना है, यानी वो लाइसोसोम का प्रोटीन है, तो उसे लाइसोसोम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ये पूरा सिक्रीटरी पाथवे होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस जो सिग्नल पेप्टाइड हाइपोथेसिस हम बोलते हैं वो किस तरीके से काम करती है। सिग्नल पेप्टाइड हाइपोथेसिस नाम से जैसे पता चल रहा है ये एक हाइपोथेसिस है जो 2 साइंटिस्ट ने मिलके दी थी। क्या नाम था उन साइंटिस्ट्स का, तो उनका नाम था ब्लोबल, जी ब्लोबल नाम था एक साइंटिस्ट का। इसके अलावा सबाटिनी दूसरे साइंटिस्ट का नाम था। तो ये 2 साइंटिस्ट थे, ब्लोबल एंड सबाटिनी। इन्होंने ये पूरी हाइपोथेसिस सिग्नल पेप्टाइड हाइपोथेसिस या सिग्नल हाइपोथेसिस दी थी 1971 में। ये जो भी हाइपोथेसिस है किस तरीके से काम करती है, तो इसमें एक साइटोसोलिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। साइटोसोलिक प्रोटीन, कौन सा वो साइटोसोलिक प्रोटीन होता है, तो उसका नाम होता है एसआरपी। एसआरपी इज बेसिकली सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। तो एसआरपी की ज़रूरत है और सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल ही है जो सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और उसे लेके जाएगा, खींच के लेके जाएगा डिफरेंट लोकेशन पे जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है। मेनली ये पार्टिकल उस प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड चेन को लेके जाता है एसआरपी रिसेप्टर के पास। एसआरपी रिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होता है, ईआर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो वो आपको बिल्कुल प्रॉपरली आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है कि एसआरपी के पास कितनी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, कि तो जैसे कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये सिग्नल पेप्टाइड से भी बाइंड करता है, तो एक सिग्नल पेप्टाइड बाइंडिंग साइट होगी इसके पास। इसके अलावा ये रिसेप्टर से भी बाइंड करता है, तो एक इसकी भी साइट इसके ऊपर बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी, तो वो भी आपको आइडिया रखना है। इसके अलावा इसके अंदर और भी साइट्स होती हैं, बट ये 2 मेजर होती हैं, एक रिसेप्टर से बाइंड करने वाली, एक सिग्नल पेप्टाइड से बाइंड करने वाली। इसके अलावा जीटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है जो रिसेप्टर के अंदर भी प्रेजेंट है और एसआरपी मॉलिक्यूल के अंदर भी, जिसकी वजह से ये जीटीपी से बाइंड करके जीटीपीएज एक्टिविटी शो करते हैं और पूरी प्रोसेस जो भी होती है वो कैरी आउट होती है। ठीक है, अब ये किस तरीके से प्रोसेस होती है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है, जैसे कि आपका राइबोसोम था, राइबोसोम ने एमआरएनए से बाइंड किया था, पॉलीपेप्टाइड बनाया एंड उस पॉलीपेप्टाइड का एक रीजन सिग्नल सीक्वेंस है। ये सिग्नल सीक्वेंस से आके एसआरपी मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, ये गोल वाला, और जब ये इससे बाइंड कर जाता है तो इसे लेके जाता है एसआरपी रिसेप्टर के पास। और एसआरपी रिसेप्टर के पास जब इसे लेके जाएगा तो एसआरपी मॉलिक्यूल डिटैच हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड का सिग्नल जो है वो अंदर भेज दिया जाएगा थ्रू अ ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स, ट्रांसलोकोन इसे बोला जाता है। तो जब ये अंदर जा रहा होता है तो यहाँ पे होता है ये सिग्नल पेप्टाइड को कट करने वाला एक एंजाइम जिसे सिग्नल पेप्टिडेज बोलते हैं। तो ये सिग्नल पेप्टिडेज है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिग्नल पेप्टिडेज। तो ये एक एंजाइम होता है जो सिग्नल पेप्टाइड को कट करता है और फिर उसके बाद जो भी प्रोटीन है वो सारा अंदर भेज दिया जाता है इस तरीके से। तो देख सकते हो सिग्नल पेप्टाइड इतना सा पोर्शन था जो कट कर दिया गया है और बाकी का प्रोटीन अंदर ईआर ल्यूमेन में भेज दिया गया है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है।
तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इसके बाद इसकी प्रॉपर फोल्डिंग होगी। अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो यहाँ पे आ गया है बट वो मिस फोल्डेड है, ढंग से फोल्डेड नहीं है, तो उसका रिवर्स ट्रांसलोकेशन भी हो सकता है और उसे वापस से साइटोसोल भी भेजा जा सकता है। तो ये भी आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। और फिर साइटोसोल में भेज के बेसिकली उस पे यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, तो यूबिक्विटिनाइलेशन होती है और उसके बाद प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होती है और डिग्रेड कर दिया जाता है, क्योंकि उस मिसफोल्डेड प्रोटीन की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए। तो यही है सिग्नल पेप्टाइड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो ईआर मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होने चाहिए थे, वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो इंसर्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो भी लोकेटेड होते हैं ईआर मेम्ब्रेन के ऊपर या ईआर मेम्ब्रेन से जो भी आके बाइंड करते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इनमें हम टाइप्स बोलते हैं, एक टाइप 1 होता है, इसके अलावा टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है और टाइप 4 होता है। तो 4 टाइप्स के होते हैं ये मेम्ब्रेन बाइंडिंग प्रोटीन्स। और किस तरीके से ये बाइंडिंग होती है तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। अलग अलग तरीके से होती है क्योंकि उनकी जो भी क्लासेस हैं, ये 4 डिफरेंट क्लासेस हैं जो हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए किस किस तरीके के होते हैं। तो मैं पहले टाइप 1 से शुरू कर रही हूँ। टाइप 1 जो होता है इसके अंदर स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल होता है, स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल। ठीक है, मैं आगे डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगी जब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल होता है और यही प्रोटीन की ट्रांसलोकेशन में मदद करता है। तो सिग्नल जो पेप्टाइड बताया वो सिग्नल पेप्टाइड है जिसका नाम है स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल। अब इसे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो इस तरीके से होता है, ये इसका सिग्नल सीक्वेंस है जो आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसे रेड से मार्क कर देती हूँ, ये वाला रीजन। तो ये है स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल। साइटोसोल होगा आपके पास, नॉन साइटोसोलिक एरिया होगा, राइबोसोम इस तरीके से अटैच्ड होंगे और ये ट्रांसलोकोन होगा। तो राइबोसोम से जो भी पॉलीपेप्टाइड आएगा उसके ऊपर स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है इस तरीके से। तो जब वो यहाँ आएगा उसके बाद फिर क्या होता है, सिग्नल पेप्टिडेज उस पेप्टाइड को तोड़ देती है, कट कर देती है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन रुक जाता है बेसिकली, तभी इसे स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल बोलते हैं। तो ये स्टॉप कर देगा ट्रांसलोकेशन को, ट्रांसफर को। और फिर उसके बाद जब ये कट जाता है उसके बाद ही प्रोटीन को अंदर भेजा जाता है। सो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड विच कम्स इनसाइड द ईआर ल्यूमेन इज नोन एज द एन टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन। तो एन टर्मिनल सबसे पहले आएगा और सी टर्मिनल बाहर रह जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोटीन टाइप 1 वाले लोकेटेड होते हैं। तो इनका एन टर्मिनल होगा टूवर्ड्स द ईआर ल्यूमेन एंड सी टर्मिनल टूवर्ड्स द साइटोसोल और द साइटोप्लाज्म। तो इन्हें टाइप 1 बोलते हैं। तो ये स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल वाले थे जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टाइप 2। तो टाइप 2 किस तरीके से होते हैं, इनके अंदर होता है स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल। ये जरूर याद रखना, स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल। पिछले वाले में क्या बताया मैंने आपको, स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल था, यहाँ स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल होता है। तो इसके अंदर बेसिकली जो भी सिग्नल होता है वो बेसिकली हेल्प करता है ट्रांसफर को स्टार्ट करने में। तो जब भी ये बाइंड करेगा, स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल मान लो यहाँ है, ठीक है, इसने बाइंड किया, तो ये प्रोटीन की ट्रांसलेशन को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर प्रोटीन का हो सके, जिसकी वजह से एन टर्मिनल साइटोसॉल की साइड रह जाता है और जो सी टर्मिनल होता है वो ईआर ल्यूमेन के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए ये टाइप 2 जो होते हैं टाइप 1 के ऑपोजिट होते हैं। इसके अंदर एन टर्मिनल टूवर्ड्स द साइटोसोल होता है और सी टर्मिनल टूवर्ड्स द ईआर ल्यूमेन होता है। तो ये टाइप 2 वाले होते हैं, स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल वाले जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। इसके बाद आता है टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 3 एंड टाइप 4 भी मैं आपको बता देती हूँ। टाइप 3 ये भी टाइप 1 की तरह ही होते हैं। तो इनकी जब लोकलाइजेशन आप देखोगे तो इस तरीके से होगा, सी टर्मिनल टूवर्ड्स द ईआर ल्यूमेन एंड एन टर्मिनल टूवर्ड्स द, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, तो सी टर्मिनल टूवर्ड्स द साइटोसोल, ये साइटोसोलिक एरिया है और ये है ईआर ल्यूमेन वाला।
ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ये टाइप 1 के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इस तरीके से टाइप 3 होते हैं, इनके अंदर सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होता है। तो देख सकते हो एक ही बार पास कर रहा है ये ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन इसका, तो ये होता है। इसके पास कोई भी क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस नहीं होता, तो नो क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस याद रखना। तो ये इसका एक फीचर होता है। इसके अलावा एक टाइप 4 होता है, वो कौन सा होता है तो वो भी आपको बता देती हूँ। टाइप 4 जो होता है वो मल्टी पास होता है, मतलब कि उसके अंदर आप जब भी देखोगे तो उसके अलग अलग रीजन्स मल्टी पास इस तरीके से पास कर रहे होंगे मल्टीपल टाइम्स ईआर की मेम्ब्रेन को, इस तरीके से। ठीक है, तो सी टर्मिनल इधर आया, एन टर्मिनल इधर आया। इसमें से एन टर्मिनल होगा टूवर्ड्स द ईआर ल्यूमिन एंड सी टर्मिनल होगा साइटोसोल की साइड। बस डिफरेंस इतना है कि ये मल्टी पास होता है, और कोई भी डिफरेंस इसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। एक और चीज, जो भी ये मल्टीपल ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे इवन नंबर में होते हैं। मतलब कि इनका नंबर 2, 6, 4 इस तरीके से होगा, 5, 3 इस तरीके से नहीं होगा। इनके पास बहुत सारे स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल्स होते हैं, इसीलिए बहुत बार ये इस तरीके से मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो ईआर से बाइंड करते हैं। इसके अलावा एक और होते हैं जिन्हें बोला जाता है जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन्स। जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन्स। अब ये कौन से होते हैं? बेसिकली लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। तो देख सकते हो आप, प्रोटीन इस तरीके का था, ईआर ल्यूमेन में एन टर्मिनल था, सी टर्मिनल टूवर्ड्स द साइटोसोल था। अब जीपीआई एंकर यहाँ पे प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है इसे जीपीआई वाले एंकर से अटैच कर दिया जाएगा, और कुछ इसका पोर्शन इस तरीके से अलग रहेगा। ये जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन्स होते हैं या एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं बिल्कुल इस तरीके से। नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं आज, वो है कि ईआर से गोल्जी का जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करने में मदद करता है। तो ईआर से अगर वेसिकल्स को भेजना है गोल्जी एपरेटस, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उन प्रोटीन्स को एक्सपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं। एक्सपोर्ट प्रोटीन्स बेसिकली ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट होने यानी गोल्जी एपरेटस में भेजे जाने हैं। दूसरे प्रोटीन्स होते हैं रेजिडेंट प्रोटीन्स। रेजिडेंट प्रोटीन्स वो हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ईआर में रहेंगे, ये आगे नहीं भेजे जाते, ये ईआर में ही रहते हैं सिर्फ। तो 3 टाइप के जो भी डेस्टिनेशन है आपकी, जिसमें भी ये प्रोटीन्स को भेजना है, उसके बेसिस पे अलग अलग मेथड्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं ताकि प्रोटीन को आगे भेजा जा सके। चाहे उसे ईआर से गोल्जी या गोल्जी से ईआर, किसी भी साइड आप भेज सकते हो। किस तरीके से होता है? तो ऐसा होता है, देखो, एक होता है कॉप 1 कोटेड वेसिकल के थ्रू, एक कॉप 2 कोटेड वेसिकल के थ्रू, और एक और होता है जिसे क्लेथरिन कोटेड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। क्लेथरिन वाले जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं जो एंडोसाइटोसिस से आते हैं, मतलब सेल के अंदर जो एंट्री होगी प्रोटीन की फ्रॉम दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू दी वेसिकल्स, वो वेसिकल्स क्लेथरिन कोटेड होते हैं। तो क्लेथरिन कोटेड वेसिकल में जो भी प्रोटीन आएंगे वो हमेशा एंडोसाइटोसिस वाले प्रोटीन्स होते हैं, यानी सेल के अंदर आने वाले। कॉप 1 जो होते हैं वो आप देख सकते हो वो किस तरीके से आते हैं, तो गोल्जी टू ईआर, डायरेक्शन ये है ना ट्रांसपोर्ट की, तो गोल्जी टू ईआर वाले कॉप 1 होते हैं, एंड ईआर टू गोल्जी वाले कौन से होते हैं? कॉप 2। तो कॉप 2 कोटेड वेसिकल्स जो होंगे वो ईआर से गोल्जी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगे, एंड कॉप 1 गोल्जी टू ईआर। तो ये ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन आपको याद रखनी है, ज्यादा कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉप 1 कोटेड वेसिकल्स जो भी होते हैं वो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, उस ट्रांसपोर्ट को रेट्रोग्रेड, क्योंकि उल्टा हो रहा है गोल्जी से ईआर। ये वाला जो होता है इसे एंटेरोग्रेड बोला जाता है, क्योंकि ये सीधी डायरेक्शन में हो रहा है ईआर टू गोल्जी। ठीक, तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई। अब एक और चीज आती है कि अगर ईआर के अंदर
ER रेजिडेंट प्रोटीन्स जो हैं, मतलब कि अगर मान लो रेजिडेंट प्रोटीन ER वाला आगे भेज दिया गया है गलती से, उसे वापस से गोल्जी से लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सी टर्मिनल जो सीक्वेंस होता है प्रोटीन का, उसके ऊपर सिग्नल होता है, और उस सिग्नल को बेसिकली KDEL बोला जाता है, जिसे आप जब भी लिखोगे लाइसिन, स्पैरेजीन, ग्लूटामिक एसिड, ल्यूसीन, इस तरीके से होता है। सी टर्मिनल का सीक्वेंस होता है, और उसके ऊपर ये चीज़ जो है, ये सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये बताएगा गोल्जी को कि ये ER का प्रोटीन है, तो वापस से ER में भेज दिया जाए। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, इसे KDL सॉर्टिंग सिग्नल भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिटेंशन वाले होते हैं, मतलब कि उन्हें आगे भेजा ही नहीं जाता। ये तो वो थे जो गोल्जी से ER भेजने हैं, वापस गलती से गोल्जी में चले गए, ठीक है, उसके लिए ये सिग्नल होता है। एक होता है रिटेंशन के लिए, मतलब ER से आगे जाए ही ना, तो उसके लिए जो सीक्वेंस होता है वो भी सी टर्मिनल पे ही होता है, और उस सीक्वेंस को बोला जाता है KKXX। बेसिकली XX का मतलब है कोई सा भी अमीनो एसिड हो सकता है, KK का मतलब है लाइसिन लाइसिन। तो दो लाइसिन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और ये मेनली ER की हेल्प करते हैं इसमें कि ER इन प्रोटीन्स को रिटेन करके रखे, आगे ना भेजे। तो आई होप कि आपको आज का जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया वो ढंग से समझ आ गया हो। बाकी आप पाथफाइंडर की बुक रेफर कर सकते हो डिटेल में पढ़ने के लिए, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड बाय बाय।